नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपकी राशन कार्ड पात्रता पर्ची नहीं बनी है, तो अब आपकी फ्री में राशन कार्ड पात्रता पर्ची बनने वाली है। अब आपको बीपीएल कार्ड बनवाने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल ई श्रम कार्ड और संबल कार्ड के जरिए भी आप राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में से किसी भी सदस्य का ई श्रम कार्ड बना हुआ है या फिर संबल कार्ड बना हुआ है, तो आप राशन पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हमें एम राशन पोर्टल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमें यहाँ पर एम राशन पोर्टल को ओपन करना होगा। हम ओपन कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहाँ पर हमें सर्च करना है एम राशन। जैसे ही हम एम राशन पर क्लिक करेंगे और हम एम राशन करके सर्च करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाता है। हमें जो पहली ही साइट आती है, मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसको लॉगिन करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप अपने पंचायत के सचिव से बात कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तथा हमें अपने पंचायत अधिकारी के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरीके से हमें अपनी राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए आवेदन करना होता है, इस सारी प्रोसेस को हम जान लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। अब ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि परिवार सदस्य, नवीन पात्रता पर्ची, डैशबोर्ड और लोक सेवा आवेदन के लिए। तो यहाँ से हमको क्या करना है, हमें सो पहला ही ऑप्शन है परिवार, हमें परिवार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर 1.2 वाला जो ऑप्शन है, खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेसित करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक परिवार की 8 अंकों की परिवार आईडी अंकित करें। तो हमें यहाँ पर जिस परिवार का हम राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस परिवार की जो 8 अंकों की परिवार आईडी होती है, उसको हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी परिवार आईडी को एंटर कर देते हैं। परिवार आईडी एंटर करने के बाद नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी हेतु आवेदन का पंजीयन करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना होता है, जैसे कि कार्यालय का आवेदन पंजीयन क्रमांक, रजिस्टर क्रमांक, यानी कि हमें यहाँ पर अपने रजिस्टर के जरिए हमारा जितने नंबर पर भी ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको हमें यहाँ पर अंकित करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो रजिस्टर क्रमांक है, उसको हमने अंकित कर दिया है। आप यहाँ पर रजिस्टर क्रमांक अंकित करेंगे, जो कि आपके रजिस्टर में आप जितने नंबर पर भी ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर आवेदन दिनांक लिखना है। आवेदन दिनांक में आपको इसी डेट को डालना है जिस तारीख को आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 11 अगस्त को आवेदन कर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस को हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें 200 केबी से कम एवं 80 केबी से अधिक, यानी कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हम ई श्रम कार्ड या संबल कार्ड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसकी हमें यहाँ पर एक जो पीडीएफ है उसको तैयार करना है। अगर आप पीडीएफ नहीं बना पाते हैं, तो आप इसकी फ़ोटो को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइज़ है वह 200 केबी से कम होनी चाहिए और 80 केबी से अधिक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसको अपलोड कैसे करना है, कैसे हमें साइज़ को कम करना है, ये हम आगे जानेंगे। पहले हम ये सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी पीडीएफ को भी अपलोड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी पात्रता श्रेणी को जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार पात्रता श्रेणी चुनें, यानी कि आप जिस डॉक्यूमेंट के तहत आप अपनी पात्रता पर्ची या राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उस पात्रता श्रेणी को आप यहाँ से चुन लेंगे। तो यहाँ पर हम पात्रता श्रेणी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने कुछ 28 पात्रता श्रेणी हैं, उनमें से हमें अपनी श्रेणी को चुन लेना है। तो जैसे कि हम अगर अपनी संबल कार्ड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, तो या फिर हम ई श्रम कार्ड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें चुनना है असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चुन लिया है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो उसमें बीपीएल वाली भी लिस्ट है, यानी कि सारी लिस्ट है जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं जिनसे हम पात्र हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर संबल कार्ड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर ई श्रम कार्ड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए ये असंगठित एवं श्रमिक प्रवासी ही हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता श्रेणी के प्रमाण पत्र का कार्ड का क्रमांक, यानी कि यहाँ पर हमें अपने जो भी हम संबल कार्ड के जरिए करना चाहते हैं तो संबल वाला हमें कार्ड का क्रमांक डालना है। अगर ई श्रम कार्ड के जरिए कर रहे हैं आप तो ई श्रम कार्ड पर जो हमारा अंक लिखे हुए होते हैं उनको हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर संबल कार्ड के जरिए आवेदन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर संबल का जो कार्ड क्रमांक है उसको हम डाल देते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, संबल का जो कार्ड क्रमांक है वह हमारी सदस्य आईडी ही होती है। तो हम यहाँ पर सदस्य आईडी को एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने संबल कार्ड पर देख कर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर संबल कार्ड का जो कार्ड क्रमांक है उसको एंटर कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता श्रेणी प्रमाण पत्र जारी दिनांक, यानी कि हमारा जो संबल कार्ड है वह कितनी डेट को जारी हुआ था उसको हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कार्ड है वह 1 अगस्त को ही जारी हुआ था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपका कार्ड कुछ पुराना बना हुआ है या फिर और भी कोई डेट है उस पर, तो आप उस डेट को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि हमारा जो संबल कार्ड है वह कितनी तारीख को जारी हुआ था या फिर हमारा जो ई श्रम कार्ड है वह हमारा कितनी तारीख को जारी हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको संबल 2.0 करके यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है और वहाँ पर हितग्राही की स्थिति का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर हमें संबल कार्ड को सर्च करना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है सत्यापन दिनांक, यानी कि हमें उस सत्यापन दिनांक को यहाँ पर एंटर करना है। तो आई होप आपको यहाँ पर भी समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र कार्ड के अनुसार परिवार के जिस सदस्य के पात्रता श्रेणी में होने के कारण परिवार की पात्रता बनती है उस सदस्य की समग्र आईडी प्रविष्ट करें, यानी कि हमें यहाँ पर उस व्यक्ति की सदस्य आईडी को एंटर करना है जिस व्यक्ति की पात्रता पर्ची, यानी कि हमारा संबल कार्ड बना हुआ है या फिर ई श्रम कार्ड के जरिए हम आवेदन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उस सदस्य की सदस्य आईडी को भी एंटर कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर सदस्य आईडी को एंटर कर दिया है। सदस्य आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क कम से कम 5 अक्षर, यानी कि हम यहाँ पर कोई हमें 5 अक्षर लिखना है जिसके जरिए हम यहाँ पर आगे बढ़ सकें। तो हम यहाँ पर पात्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 अक्षर लिख दिए हैं हमने। यहाँ पर खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची में अंकित करने हेतु परिवार का पता, यानी कि आप जिस भी पंचायत से निवास करते हैं या फिर जिस भी शहर से या गांव से या जिस भी वार्ड से निवास करते हैं आप वहाँ का पता लिख सकते हैं। तो जैसे कि कम से कम हमें 5 अक्षर लिखने हैं तो हम यहाँ पर अपने विलेज का, गाँव का नाम लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर उसको भी लिख दिया है। यहाँ पर लिखना है हमें पात्रता श्रेणी जारी करता कार्यालय का विवरण। अगर आप अपनी ग्राम पंचायत से निवास करते हैं और आपकी जो पंचायत है वह आप ही के गांव में है, यहाँ पर आपकी जिस भी ग्राम पंचायत लगती है उस गांव का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है मुखिया का नाम, यानी कि हमें यहाँ पर मुखिया का नाम भी एडिट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ व्यक्तियों की जो परिवार आईडी है उसमें महिला मुखिया नहीं होती हैं और पुरुष मुखिया होता है। तो यहाँ पर हम पुरुष मुखिया होने के बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो मुखिया का नाम है वह महिला होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये जो हमारा नाम लिखा होगा इसको हम हटाकर मुखिया है जो महिला को बना देते हैं। अब ये जो हमारा आवेदन है वह आगे प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पुरुष का नाम लिखा रहने देते तो यहाँ पर हमारा जो आवेदन है वह आगे नहीं बढ़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपको मुखिया का जो नाम है वो आपके परिवार में जो भी महिला है उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। हमारे परिवार में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं वह सारे की सारे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सदस्य का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो जिस भी सदस्य का आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसका आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारी जो परिवार आईडी है उसमें थोड़ा संबंधों में कुछ गलत होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हमारी परिवार आईडी में कोई मुखिया है पुरुष तो यहाँ पर वो सेल्फ या स्वयं दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उनको उनका रिश्ता सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने इनकी पत्नी को मुखिया बनाया है तो हम यहाँ पर इनको पति सिलेक्ट कर देंगे और इनकी जो पत्नी है उनको स्वयं सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इनको हमने मुखिया निर्धारित किया है। अब हमारा जो भी रिश्ता है वह इनसे सेलेक्ट होता ही चलेगा। तो ये सारा डिटेल्स हमने यहाँ पर भी सही कर लिया है। अगर आप यहाँ पर सही नहीं करते हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पर सदस्य का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप यहाँ पर गलती कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो कार्ड है वह निरस्त भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड को बिल्कुल ही सावधानी से इंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो डिटेल्स हैं हमें सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिल करना है। तो पहले हम फिल कर लेते हैं।
हमने यहाँ पर आधार नंबर को भी इंटर कर लिया है। ये जो मोबाइल नंबर है, हमको मोबाइल नंबर भी इंटर करना है सही तरीके से। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर सदस्य का नाम आधार कार्ड के अनुसार लिखना है। अगर आपका नाम समग्र आईडी में अलग लिखा हुआ है लेकिन आपके आधार कार्ड में कुछ और है तो आपको यहाँ पर आधार वाला नाम ही इंटर करना है। आधार के अनुसार नाम एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर जेंडर तो पहले से ही सिलेक्ट रहता है। अगर आपको सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार लिखना है। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जितने परिवार के जितने सदस्यों को हमें अपनी राशन पर्ची में जोड़ना है उन पर हमें यहाँ पर एक टिक मार्क लगाना होगा। अगर आप इन पर टिक मार्क नहीं लगाते हैं, सारी डिटेल्स को फिल भी कर देते हैं तो भी आप यहाँ से जितने व्यक्तियों को ही आपका राशन मिलेगा उतने व्यक्तियों को आपने टिक किया है। सारे व्यक्तियों को हमें राशन पर्ची में जोड़ना है तो हम यहाँ पर सारे सभी व्यक्तियों पर टिक मार्क कर देंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला ऑप्शन सारे भरे हैं उसी तरीके से आप सभी सदस्यों के फॉर्म को फिल कर देंगे। ये सब कुछ फिल करने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपनी जो पीडीएफ है उसको अपलोड नहीं किया है तो हम पहले उसको भी अपलोड कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड कैसे करेंगे, तो जो भी आपने पीडीएफ बनाया है, अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप केवल फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने संबल कार्ड की फ़ोटो को ही अपलोड करके आपको बताते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमने जितने भी लोगों की अभी तक फाइल बनाई है वो हमें यहाँ पर सभी दिखाई देती है। हमारी यहाँ पर जिस व्यक्ति की हमें यहाँ पर फाइल बनानी थी वह हमें यहाँ पर दिख गई है। हमने कुछ इसको इस नाम से सेव किया है तो हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से वह हमारी फाइल है वह ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड करने के बाद डाटा वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एरर आएगा। अगर आपकी जो फाइल की साइज है वह अधिक होगी तो इस तरीके का ही आएगा। अगर आपकी फाइल की साइज कम होगी तब भी आपका इसी तरीके का आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो फाइल है उसका जो साइज है वह 54 केबी है, यानी कि लेस देन हमारी जो फाइल की साइज है वह 80 केबी होना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी फाइल की साइज को कैसे अधिक या कम करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसको इसीलिए अपलोड किया है कि आपको जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ओके कर दिया है, यानी हमारी जो फाइल की साइज है वह कम है। हम इसको अधिक कैसे करेंगे और इसकी जो लेंथ है और हाइट है उसको हमें कितना रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो फाइल आपने सेलेक्ट किया था उस फाइल को ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी फाइल है वह यहाँ पर दिख गई है। जैसे कि हमने इस फाइल को अपलोड किया था, हम इसको डबल टैप करेंगे तो ये हमारी ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की हमारे सामने ये हमारा जो ई श्रम कार्ड है, यानी कि हमारा जो ई संबल कार्ड है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे गया है। अब हमें इसकी जो साइज है उसको कम करना है, तो कम कैसे करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हमें 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हमें इन 3 बिंदु पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीसाइज इमेज, हमें रीसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर इसकी जो साइज़ है उसको कम या अधिक करना है। हमारी जो पीडीएफ की साइज़ है वह केवल 54 केबी है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। करंट वाले सामने हमें यहाँ पर 54.3 केबी हमारी जेपीईजी जो हमारी फाइल है वह हमें दिखाई दे रही है। हमें इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ाना है। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी क्वालिटी लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ पर आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब हम इसको आगे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो हमारी जो फाइल की साइज है वो न्यू जैसे कि हमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है न्यू 145.7 केबी हो गई है। हमारी जो साइज है वह तो बढ़ गई है, लेकिन हमारी जो हाइट है और हमारी जो विड्थ है वह हमें कम बढ़ करनी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो विड्थ है वह केवल 400 से 750 यानी कि 750 तक ही होनी चाहिए, और हमारी जो हाइट है वह 700 से 900 केबी तक होनी चाहिए। तो हमें इसको कैसे सही करना है, तो आप कहीं एक को हमें यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम 800 सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमारी विड्थ है वह 400 से बाहर हो चुकी है और हमारी जो हाइट है वह 900 से कम है लेकिन 700 से अधिक हो गई। तो ये जो हमारी फाइल है वह बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर कोई और नया नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक नया नाम दे दिया है। इस तरीके से हमने नया नाम देने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारी जो फाइल है वह अब हमारी अपलोड हो जाएगी।
अब हमें दोबारा से इसी खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वाले पोर्टल पर आना है। अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से दिखाई देगा। हमें यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जो नया फाइल को बनाया है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपको इसकी फ़ाइल की साइज़ भी देखनी है तो यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल की साइज़ है वह 88 केबी है, यानी कि हमारी फ़ाइल की साइज़ सही है, 80 केबी से अधिक है। अब ये जो हमारी फ़ाइल है वह अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद हमें यहाँ पर उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशंसित करें, यानी कि हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो आवेदन है वह हमारी जनपद पंचायत के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा और जनपद पंचायत से 2 या 3 दिन या इससे भी अधिक लग सकता है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम सीमा है वह 45 दिन होती है। यानी हमारी 45 दिन के अंदर-अंदर ही हमारी जो राशन कार्ड पात्रता पर्ची है वह हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।